नमस्कार, ध्येय आईएएस में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व पर जनसंख्या का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही राज्यों को केंद्र से होने वाले कर हस्तांतरण पर जनसंख्या नियंत्रण नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। आज का यह कार्यक्रम द हिंदू के लेख रिट्रीब्यूशन फॉर द साउथ, एक्कोलेड फॉर द नॉर्थ पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संघीय लोकतंत्र में राज्यों की जनसंख्या के आकार का गहन राजनीतिक और आर्थिक महत्व है। दक्षिणी राज्यों ने विकास के विभिन्न पहलुओं में पर्याप्त प्रगति की है। इसके विपरीत उत्तरी राज्यों को जनसंख्या वृद्धि से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में कहा गया है कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में समान आबादी होनी चाहिए और इन लोकसभा क्षेत्रों का निर्धारण प्रत्येक जनगणना के बाद किया जाना चाहिए। अंतिम बार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था और यह आवंटन 2001 में 84वें संशोधन अधिनियम तक अपरिवर्तित रहा। अब लोकसभा परिसीमन 2026 के बाद किया जाएगा। आइए अब यह देखें कि जनसंख्या का परिसीमन पर क्या प्रभाव होगा। 1971 से 2011 की अवधि के दौरान बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि उत्तरी राज्यों में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत दक्षिणी राज्यों में कमी आई है। यदि परिसीमन प्रक्रिया में नवीन जनगणना को आधार बनाया जाता है तो उत्तरी राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि होगी और दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमी आएगी। इन राज्यों को कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से दंडित करने से अन्य क्षेत्र जनसंख्या नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन को सार्वजनिक नीति के रूप में अपनाने से हतोत्साहित होंगे। लेख में आगे दक्षिण भारतीय राज्यों की इस चिंता का समाधान भी सुझाया गया है। आइए इस पर बात करते हैं। अगर हम चुनाव में जीते उम्मीदवारों की बात करें तो फर्स्ट पास्ट पोस्ट चुनावी प्रणाली में केवल एक उम्मीदवार विजयी हो सकता है। प्रत्याशी अक्सर कुल डाले गए मतों के 1/3 से भी कम मत प्राप्त करके चुनाव जीत जाता है। अतः स्पष्ट है कि संसद में संपूर्ण आबादी के एक छोटे हिस्से का ही प्रतिनिधित्व है। इसके अलावा यदि वर्तमान लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो दिल्ली में लोकसभा के क्षेत्र में जनसंख्या का प्रतिनिधित्व और दक्षिण भारत के किसी ग्रामीण लोकसभा के क्षेत्र में जनसंख्या के प्रतिनिधित्व में काफी अंतर है। इस संदर्भ में एक व्यक्ति के वोट का मूल्य दूसरे व्यक्ति के वोट के मूल्य से अलग होता है। अतः एक व्यक्ति एक वोट का वास्तविक सार इस प्रणाली में पूरी तरह से लागू नहीं है। यहाँ लेखक का कहना है कि जब वर्तमान में समान प्रतिनिधित्व लागू नहीं है और अगले परिसीमन के बाद भी दक्षिण भारतीय राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं होगा, अतः इस संदर्भ परिसीमन को तब तक लागू न किया जाए जब तक जनसंख्या स्थिर नहीं हो जाती है। आइए अब हम राजकोषीय हस्तांतरण में जनसंख्या का क्या प्रभाव पड़ता है, इसे समझें। हर 5 साल में राष्ट्रपति राज्यों के बीच कर राजस्व के आवंटन की सिफारिशें करने के लिए वित्त आयोग की स्थापना करते हैं। वित्त आयोग केंद्र सरकार के कर राजस्व को राज्यों के बीच वितरित करने के लिए एक फार्मूला तैयार करता है। इसमें 2 प्रमुख संकेतकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय। पहले वित्त आयोग ने मुख्य रूप से जनसंख्या के आकार के आधार पर राज्य के हिस्से का निर्धारण किया था। हालांकि बाद के वित्त आयोगों ने फॉर्मूले में अतिरिक्त चरों को शामिल करते हुए जनसंख्या के भारांश को धीरे धीरे कम कर दिया। 8वें वित्त आयोग को केंद्र सरकार ने 1981 के आंकड़ों के बजाय 1971 के जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग करने का निर्देश दिया था। यह प्रथा 13वें वित्त आयोग तक बनी रही। 14वें वित्त आयोग के लिए केंद्र सरकार ने 1971 के बाद से जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर विचार करने की अनुमति दी। 15वें वित्त आयोग की संदर्भ शर्तें वितरण सूत्र में 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों का उपयोग कर रही हैं। नतीजतन दक्षिणी राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों के लिए केंद्र से कर राजस्व प्राप्ति में कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा वितरण फॉर्मूले में विचार किया जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व राज्य की प्रति व्यक्ति आय है। उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को संघ कर राजस्व का एक छोटा हिस्सा प्राप्त होता है। इसके विपरीत कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को केंद्रीय कर राजस्व से अधिक हिस्सा प्राप्त मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार के कर राजस्व में 5 दक्षिणी राज्यों की संयुक्त हिस्सेदारी में कमी आई है। इसके विपरीत बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की संयुक्त हिस्सेदारी बढ़ गई। परिसीमन के लिए
वर्तमान जनसंख्या डेटा का उपयोग और केंद्र से कर राजस्व आवंटन में जनसंख्या व प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग दक्षिणी राज्यों के जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों के लिए दंड के रूप में एक रूप और उत्तरी राज्यों में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर के लिए एक प्रशंसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ यह समाधान हो सकता है कि जिस तरह 15वें वित्त आयोग ने कर और राजकोषीय प्रयास तथा जनसांख्यिकी प्रदर्शन को फॉर्मूले में शामिल किया है, इस तरह के और प्रयास किए जाने चाहिए जिससे दक्षिण भारतीय राज्यों सहित सभी राज्यों को उचित नीतियों के लिए प्रोत्साहन मिल सके। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।